नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर सामान्य हिंदी क्लासेस। सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण एवं रचना से संबंधित उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जो सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थियों के साथ यूपीएससी, पीसीएस, नेट, स्लेट, टेट तथा अन्य सभी राज्य एवं केंद्र स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। नमस्कार साथियों, सामान्य हिंदी की आज की क्लास शुरू करें इसके पहले पुरानी यादों की ओर चलते हैं। भाषा के बारे में हमने बचपन में पढ़ा होगा। 5th क्लास से पहले भी भाषा के बारे में पढ़ाया जाता है। सेकेंडरी लेवल पर भी भाषा के बारे में पढ़ाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि भाषा क्या है। अपने भाव, विचार या सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के भाव, विचार या सूचनाओं को समझने का माध्यम है। यानी भाषा के जरिए हम अपने भाव, विचार या सूचनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अगर हम भाषा में ध्यान से देखें तो कई छोटे छोटे घटक हैं, कई छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे मिलकर के भाषा बनती है। भाषा को हम बोल करके भी व्यक्त करते हैं और उसी भाषा को जब हम लिखित रूप प्रदान कर देते हैं तो हमारे विचार स्थायी हो जाते हैं। यानी भाषा को हम लिखित रूप में भी प्रस्तुत करते हैं और मौखिक रूप से भी प्रस्तुत करते हैं। तो इन सब चीज़ों को तो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। आइए सामान्य रूप से हम देख लेते हैं भाषा के घटक क्या क्या हैं और इनका क्रम क्या है। तो देखिए, भाषा से हम अपने भाव या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या दूसरे के भाव या विचारों को समझते हैं। ये भाषा कैसे बनी है? वाक्यों के माध्यम से। जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम अलग अलग वाक्य बोलते हैं, तो इन वाक्यों से मिलकर के भाषा बनती है। और जब हम एक वाक्य बोलते हैं तो ये वाक्य अलग अलग शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। यानी शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। और शब्द कैसे बनते हैं? शब्द बनते हैं वर्णों से मिलकर के। तो इस तरह से देखा जाए तो वर्ण क्या है? भाषा बनने के क्रम में सबसे नीचे है। इससे छोटा भाषा में और कुछ नहीं होता है। तो भाषा, वाक्य, शब्द, इनके बारे में तो हम विस्तार से धीरे धीरे अलग अलग कक्षाओं में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां हम आज के क्लास में पढ़ेंगे वर्ण। यही आज का हमारा विषय है, वर्ण और वर्णमाला। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? वर्ण तो बचपन में ही हमने पहचानना सीख लिया था। हिंदी में क, ख, ग, अ, आ, इ, इन वर्णों को पहले से हमने सीखा हुआ है। लेकिन नहीं, इस लेवल पे हम वर्ण को और वर्णमाला को थोड़ा और गहराई से और थोड़ा और विस्तार से सीखेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्णमाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो काफी पेचीदे होते हैं। और कई बार बच्चे तो समझ भी नहीं पाते हैं कि ये प्रश्न वर्णमाला से है या किस हिंदी के किस टॉपिक के अंतर्गत इस प्रश्न को पढ़ाया जाता है। यानी कई ऐसे नए नए प्रश्न आप इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे जो कभी आपने बचपन में वर्णमाला सीखते हुए नहीं पढ़ा होगा। हमारा उद्देश्य सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चों को पढ़ाना तो है ही है, साथ में हम आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें अनिवार्य हिंदी का एक पाठ्यक्रम होता है और उस अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत क्या क्या सिलेबस होता है ये हम आपको बता चुके हैं। इसमें सबसे पहला आता है वर्ण और वर्णमाला। तो आइए हम देखते हैं हिंदी में वर्ण और वर्णमाला। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण की परिभाषा। वर्ण कहते किसको हैं? जैसा कि अभी आपने देखा कि भाषा के क्रम में अगर देखें, भाषा के हायरार्की में देखें तो वर्ण सबसे निचले पायदान पर आता है। यानी वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन वर्ण कहते किसको हैं? तो भाषा को अगर आप ध्यान से देखें तो हम वाक्य बोल रहे हैं, वाक्यों में शब्द हैं और इन शब्दों में छोटी छोटी ध्वनियां शामिल हैं। जैसे हम भाषा का एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कमल। कमल में हम देखेंगे तो अलग अलग ध्वनियां आपको सुनाई देंगी, क, म, ल। ये अलग अलग ध्वनियां हैं। इन्हीं ध्वनियों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य, वाक्य से फिर भाषा। तो ये जो सबसे छोटी ध्वनियां हैं इन्हीं को वर्ण कहते हैं। यानी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकें उसको कहते हैं ध्वनि।
तो इसकी परिभाषा में पहली बात तो यही हो गई कि भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी ध्वनियां, इनको हम वर्ण कहते हैं। अब हमने बताया कि भाषा को केवल मौखिक रूप से ही नहीं व्यक्त करते हैं, बल्कि भाषा को लिखित रूप में भी व्यक्त करते हैं। तो जब हम भाषा को लिखेंगे तो इन्हीं ध्वनियों को हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो इन अलग अलग ध्वनियों को लिखने के लिए मनुष्य ने चिन्हों का आविष्कार किया, अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए, और एक भाषा भाषी समुदाय में उन चिन्हों के प्रति एक राय होती है, एकमत होता है कि किस ध्वनि को किस प्रकार के चिन्ह के माध्यम से दर्शाया जाएगा। इसको कहते हैं ध्वनि चिन्ह। जैसे हमने बताया कमल, इसमें क म ल, ये 3 अलग अलग ध्वनियां हैं। तो क को लिखने के लिए एक चिन्ह हमने बना रखा है, म को लिखने के लिए एक चिन्ह बना रखा है, ल को लिखने के लिए एक चिन्ह बना रखा है। ये चिन्ह क्या है? जैसे क को पता है कि ऐसे ही लिखेंगे, सभी लोग क को इसी तरह से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति क ध्वनि को दर्शाने के लिए किसी नए चिन्ह का या किसी दूसरे चिन्ह का प्रयोग करेगा। ख अगर लिखना, ख ध्वनि को लिखना है तो ख को सभी लोग इसी तरह से लिखेंगे। जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं वो ख ध्वनि को इसी तरह से लिखेंगे। ये एक तरह से मानकीकरण किया गया, एक नियम बना दिया गया है कि ख ध्वनि को इसी चिन्ह से लिखेंगे। अ लिखना है तो अ ध्वनि को इसी चिन्ह से लिखेंगे। तो इस तरह से चिन्हों के मामले में क्या है, अलग अलग भाषा की जो ध्वनियां हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं, ये चिन्ह क्या है, उस भाषा भाषी समुदाय के लोगों द्वारा एक पारस्परिक सहमति के आधार पर निर्धारित प्रतीक या चिन्ह है। तो इन ध्वनि चिन्हों को भी वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण की परिभाषा में ध्वनियां और उन ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं वो चिन्ह भी, ये दोनों चीजें शामिल हैं। तो जब भी वर्ण की परिभाषा पूछी जाए तो आपको क्या बताना है कि भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनियां जिनके और टुकड़े न किए जा सकें उनको वर्ण कहते हैं। साथ में उन ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ध्वनि चिन्हों को भी वर्ण कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा में भाषा में प्रयुक्त ध्वनियां और उन ध्वनियों के लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए ध्वनि चिन्ह, ये दोनों शामिल हैं। दोनों को मिला के वर्ण कहते हैं। अब वर्ण की और क्या विशेषता होती है, ये तो आपने देख लिया, भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनियां और प्लस ध्वनि चिन्ह, इनको हम वर्ण कहते हैं। यानी ये जो क लिखा हुआ है ये भी वर्ण है, और इसका जो हम मुंह से बोल के उच्चारण कर रहे हैं क, ये भी ध्वनि है, ये उच्चारण भी वर्ण है। जो हम क बोल रहे हैं ये क उच्चारण भी वर्ण है, और इसका जो लिखित चिन्ह है ये भी वर्ण है। तो दोनों को वर्ण कहेंगे। अब देखिए, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि इससे और छोटा भाषा में कुछ नहीं है। ऐसे ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं जिनके और टुकड़े न किए जा सकें। तो सबसे छोटी इकाई है भाषा की। हालांकि बाद में जब हम भाषा को और विस्तार से आपको आगे बताएंगे तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, इसके बीच हम बारीक अंतर बताएंगे। अभी फिलहाल ये मान करके चलिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसके बाद एक और वर्णों की विशेषता है। ये जो वर्ण है ये मानव मुख से उच्चरित ध्वनियां हैं। वर्ण किसको कहेंगे, मानव मुख से उच्चरित ध्वनियां हैं। हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु हैं, कुत्ते, बिल्ली, कोयल, ये सब भी अलग अलग ध्वनियां निकालते हैं। इनके मुख से निकली हुई ध्वनियों को वर्ण नहीं कहते हैं, वो केवल ध्वनियां हैं। वर्ण किसको कहेंगे, जो मानव मुख से निकल रही हैं ध्वनियां, उनको वर्ण कहेंगे। ये क ख ग ये कुत्ते नहीं बोलते, बिल्ली नहीं बोलते, पशु पक्षी क ख ग नहीं बोलते हैं। उनके मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं उनको हम वर्ण नहीं कहेंगे। अच्छा, एक और चीज, ध्वनियां निकलती कैसे हैं, ध्वनियां पैदा कैसे होती हैं। तो आपको यह समझना चाहिए कि ध्वनियां हमेशा घर्षण से पैदा होती हैं। जब भी दो चीजों के बीच टकराव होता है, कोई घर्षण होता है, उसी से ध्वनि पैदा होती है। बिना घर्षण से दुनिया में कोई ध्वनि पैदा नहीं होती है। जैसे हवा बह रही होती है तो आसपास के मकानों से, दीवारों से, पेड़ों से, पत्तियों से टकराती है तो उससे सरसराहट की आवाज होती है, वहां ध्वनि पैदा होती है। ये दो वस्तुएं हैं, इन दोनों वस्तुओं को हम आपस में टकराएंगे तो यहां से ध्वनि पैदा होगी।
तो इसी तरह से जो मानव मुख से ध्वनियां निकलती हैं ये भी घर्षण से निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? हमारे गले में एक ध्वनि यंत्र है, स्वर तंत्री बोलते हैं उसे। तो जब हमारे भीतर से वायु बाहर निकलती है, जब हमारे मन में कुछ बोलने की इच्छा होती है तो हमारे भीतर से वायु बाहर निकलती है उस इच्छा के जरिए, तो स्वर तंत्री में कंपन होता है और यहां से फिर वो वायु मुख से बाहर आती है। तो स्वर तंत्री से लेकर के मुख से बाहर आने तक मुख के भीतर कई सारे अलग अलग अंग हैं, इनको मुख अवयव कहते हैं। जैसे कंठ है, कंठ के थोड़ा और ऊपर जो है जीभ है, जीभ के साथ साथ ऊपर जो है तालु है, मूर्धा है, दांत है, होठ है। ये सारी चीजें हैं, जीभ, ताल, मूर्धा, दांत, ये सब क्या हैं? ये मुख अवयव कहलाते हैं। इन अलग अलग मुख अवयवों में वेरिएशन होता है, ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को छूते हैं और कंठ में घर्षण होता है। तो इन सब चीजों से अलग अलग तरह की ध्वनियां निकलती हैं। इसको आगे विस्तार से इसी टॉपिक में हम बताएंगे। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है और वर्णों का वर्गीकरण क्या है, इसके कितने आधार हैं वर्णों के वर्गीकरण के। तो ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि घर्षण से ही कोई भी ध्वनि निकलती है, तो जो मानव मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं उनको वर्ण कहते हैं। दूसरी चीज क्या, और क्या वर्ण की विशेषता है? ये जो मानव मुख से निकलने वाली ध्वनियां हैं वो यादृच्छिक ध्वनियां होती हैं। अब एक नया टर्म आ गया आपको, यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है? जिसकी हम इच्छा करते हैं, यानी हमारी इच्छा से जो निकलती है। कई बार हम सो रहे होते हैं तो हमारे नाक बजते हैं, उससे भी ध्वनि आती है। कई बार मुंह भी, नाक सोने में नाक के साथ साथ मुंह भी बजता है, यानी होठ, ऐसे लोगों का होठों से आवाज आती है सोने में, जो नींद में सोए रहते हैं, तो उससे ध्वनियां निकलती है। तो वो वर्ण नहीं है। यानी जब हम जानबूझ करके, यादृच्छिक का मतलब हम जानबूझ करके प्रयास पूर्वक जो ध्वनियां निकालते हैं उनको वर्ण कहते हैं। तो ये सब ध्वनि की विशेषताएं हैं। इन टर्म्स को याद रखना, इससे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव में जैसे पूछ देगा कौन सा इनमें से वर्ण की विशेषता नहीं है, अब उसमें से ऑप्शन दे देगा कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यह मानव मुख से उच्चरित ध्वनियां हैं, ये यादृच्छिक ध्वनियां हैं, या कोई और एक ऑप्शन दे देगा। तो उसमें से आपको पता होना चाहिए कि वर्ण की क्या क्या विशेषता है। तो चार चीजें आपने पढ़ ली। सबसे पहले तो भाषा की या भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी जो ध्वनियां हैं वो वर्ण है, प्लस उन ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान कर लेके जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो भी वर्ण है। और तीसरी चीज क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। इसके बाद ये ध्वनियां मानव मुख से उच्चरित होती हैं, यानी अन्य ध्वनियों को हम वर्ण नहीं कहेंगे। ये आसपास वस्तुओं के टकराहट से, पशु पक्षियों की जो ध्वनियां हैं उनको हम वर्ण नहीं कहेंगे, मानव मुख से उच्चरित होती हैं ध्वनियां। और इसके बाद ये जो मानव मुख से उच्चरित ध्वनियां होती हैं ये यादृच्छिक होती हैं, यानी जब मनुष्य कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तब ये ध्वनियां निकलती हैं। तो इन ध्वनियों को कहते हैं वर्ण कहते हैं। तो ये तो आपने पढ़ लिया वर्ण की परिभाषा। अब आइए देखते हैं वर्णमाला। किसी भी भाषा में केवल कोई एक दो वर्ण नहीं होते, कई सारे वर्ण होते हैं। तो जैसे एक माला में कई सारे मोती गुथे होते हैं, या फूल की माला है तो कई सारे फूल गुथे होते हैं, वैसे ही जब किसी भाषा के सारे वर्णों को एक जगह गुथ करके इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको कहते हैं वर्णमाला। तो अब आइए देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। किसी भाषा में प्रयोग होने वाले सभी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि माला में जिस प्रकार के अलग अलग तरह के मोती गुथे होते हैं, अलग अलग तरह के फूल गुथे होते हैं, वैसे ही जब एक सिस्टमेटिक ढंग से वर्णों को रख करके क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो उसको कहते हैं वर्णमाला। यानी वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यानी अगर किसी भाषा के वर्णों को जैम्बल ऑर्डर में या रैंडम ऑर्डर में लिख दिया जाए तो उसको वर्णमाला नहीं कहेंगे। अब पहले क लिख दिया, उसके बाद ग लिख दिया, उसके बाद च लिख दिया, ऐसे सारे वर्णों को एक जगह इकट्ठा कर दिया तो वर्णों की इस भीड़ को वर्णमाला नहीं कहेंगे, जब तक कि वर्णों का निश्चित क्रम न हो। और
सभी भाषाओं में वर्णों का एक निश्चित क्रम है, तो हिंदी में भी वर्णों का निश्चित क्रम है, उस क्रम को भी हम वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये सिंपल सी बात है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला तो आप समझ रहे हैं। अब ये मानक हिंदी वर्णमाला क्या है, इसको समझिए। मानक का मतलब होता है जो सभी लोगों के लिए मान्य हो, यानी जिसमें एक रूपता हो। हर आदमी किसी विषय के बारे में अलग अलग तरह से सोच सकता है, लेकिन जब इस तरह से सोच में विविधता होगी तो उसको मानक नहीं कहेंगे। मानक का मतलब है किसी चीज के बारे में जब ऐसा नियम बना दिया जाए कि सभी लोग उसको फॉलो करें, सभी लोगों के लिए जो मान्य हो, तो उसको मानक कहते हैं। तो मानक हिंदी वर्णमाला का मतलब यह है कि इस वर्णमाला को सभी लोग, जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं, सभी के लिए मान्य बना दिया गया, स्वीकार्य बना दिया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा था कि हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत से उत्पन्न हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, सबकी जननी है संस्कृत भाषा। तो संस्कृत की जो वर्णमाला है, उन्हीं वर्णों को और उसी वर्णमाला को हिंदी भाषा ने भी अपनाया। और उत्तर भारत की जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, जैसे आपके गुजराती हो गया, मराठी हो गया, बंगाली हो गया, पंजाबी हो गया, इन सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। तो संस्कृत से ही इनमें शब्द आए हैं, संस्कृत से वर्ण आए हैं। भले ही लिपियां अलग अलग हैं इनकी, लेकिन वर्ण जो है, ध्वनियां जो हैं वहीं से आई हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रीय प्रभाव के कारण इनकी लिखावट में अंतर आ जाता है। एक ही वर्ण को किसी क्षेत्र में किसी और तरह से लिखा जाता था, किसी क्षेत्र में किसी और तरह से लिखा जाता था। तो इसके लिए एक मानकीकरण की जरूरत पड़ी, एक रूपता लाने के लिए, ताकि हिंदी कहीं भी दुनिया में बोली जाए, कहीं भी लिखी जाए, तो उन वर्णों को एक तरह से लिखा जाए। इसके लिए एक रूपता की जरूरत पड़ी और इसके लिए सरकारों ने कमेटियां गठित की। हर राज्य में भाषा के मानकीकरण के लिए भाषा विभाग होता है, हिंदी विभाग होता है। केंद्र सरकार के पास भी केंद्रीय हिंदी निदेशालय नाम की एक संस्था है जो हिंदी के मानकीकरण का काम करती है और हिंदी के कुछ सामान्य नियमों को बनाती है, जिसका पालन सभी लोग करते हैं या उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, ताकि हिंदी को इसी तरह से बोला जाए, इसी तरह से लिखा जाए। इसके बारे में डिटेल में बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल आप इतना जानिए कि हिंदी के जो वर्ण हैं, उन वर्णों की संख्या कितनी होगी, कौन कौन से वर्ण हिंदी वर्णमाला में लिए जाएंगे, कौन कौन से वर्ण हिंदी वर्णमाला के नहीं माने जाएंगे, और उन वर्णों को कैसे लिखा जाएगा, उनकी लिखावट कैसी होगी। इसके बारे में जो मान्य नियम है, उसके आधार पर एक वर्णमाला तैयार की गई, उसी को कहते हैं मानक हिंदी वर्णमाला। और वर्णमाला का ये जो मानकीकरण जो है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय इसको करता है। अलग अलग राज्यों में भी हालांकि इसके लिए कमेटियां हैं, भाषा विभाग है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर जो है हिंदी निदेशालय इस वर्णमाला का मानकीकरण करता है। और एनसीईआरटी में जो पुस्तक पढ़ाई जाती है, और एनसीईआरटी जिस हिंदी लिखते समय जिन वर्णों को फॉलो करती है, जिस तरह की लिखावट या वर्णमाला को फॉलो करती है, वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय तय करता है। तो उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला का क्या स्वरूप है, कितने वर्ण हैं, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। तो मानक हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं और उनको किस किस कैटेगरी में रखा गया है, इसको एट ए ग्लांस तो हम बाद में देखेंगे। अभी हम मोटा मोटा देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी वर्णों का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। और ये सभी लोग जानते हैं कि वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। यानी दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन, दो वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये दो भागों में बांटे गए हैं। अब आइए सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर पहले पढ़ेंगे हम, स्वर क्या है, स्वर की परिभाषा क्या है, हिंदी में कितने स्वर हैं, और इसके बाद व्यंजन कितने हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या है। इसके बाद हम स्वरों का उपयोग कैसे करते हैं, व्यंजन का उपयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो न तो स्वर की कैटेगरी में आते हैं, न तो व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं।
इसके बारे में पढ़ेंगे। ये टेक्निकल चीजें हैं जो गहराई से समझेंगे, जिसको कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज्यादा जिसको महत्व दिया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वर। जैसा कि अभी हमने बताया कि कोई भी ध्वनि मानव मुख से निकलती है या कहीं से भी निकलती है तो घर्षण से निकलती है। तो मानव मुख से भी अगर कोई ध्वनि निकल रही है तो वो भी घर्षण से निकल रही है। लेकिन इस घर्षण के साथ साथ मानव मुख में अलग अलग तरह के जो मुख अवयव हैं, जैसा कि हमने बताया दांत है, होठ है, जीभ है, कंठ है, इनके आपसी स्पर्श भी होते हैं, जिससे निकलने वाली वायु में ज्यादा अवरोध पैदा होता है। स्वर वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में ये वायु जो मुख से बाहर निकलती है उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं होता है, या बहुत ही कम अवरोध, नगण्य अवरोध पैदा होता है। इन्हीं को स्वर कहते हैं। तो स्वर को क्या कहेंगे? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु में कोई अवरोध या बाधा पैदा नहीं होती है। तो पहली बात तो ये हो गई कि स्वर वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध नहीं होता है, बाधा नहीं होती है, या कोई रुकावट नहीं होती है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, इन वर्णों को बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु में कोई रुकावट नहीं हो रही है। कैसे पता रुकावट नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे मुख के अंदर जो है, जो मुख्य मुख अवयव है जीभ, ये जो जीभ है ये व्यंजनों का उच्चारण करते समय अलग अलग दूसरे मुख अवयवों को टच करती है। जैसे क, कंठ में टच हो रहा, कंठ में कंठ लगभग बंद सा हो जाता क जब बोलते हैं। तो ग, ये भी कंठ से बोलते हैं, कंठ चिपक से जा, कंठ के ऊपर जो स्वर तंत्री है वो चिपक जाती है। इसी तरह से च, छ, ज, ट बोल तो हमारी जीभ जो है दूसरे अंगों को टच कर रही है। तो जब दो मुख के अंदर जो मुख अवयव हैं, ये जब दो एक दूसरे को टच करते हैं तो इसका मतलब वहां अवरोध पैदा हो रहा है। लेकिन जब हम अ, आ, ई, उ, ए, ओ बोलते हैं तो हमारा कोई भी अवयव जो है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, पूरी तरह से स्पर्श नहीं कर रहा है, तो इसको कहते हैं कि अवरोध नहीं हो रहा है। तो स्वर क्या है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बाधा रहित रूप से बाहर निकलती है या उनमें कोई अवरोध पैदा नहीं होता है, उसको कहते हैं स्वर। ये तो पहली बात होगी स्वर के बारे में। दूसरी बात क्या होती है? स्वर वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनकी सहायता से व्यंजन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। यानी स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनकी सहायता से व्यंजन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, अन्यथा व्यंजन वर्णों का स्वतंत्र रूप से बिना स्वरों के सहयोग से उच्चारण नहीं किया जा सकता है। तो ये दो बातें स्वर के बारे में जाननी है। एक तो स्वर वर्ण वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण करते समय मुख से वायु बाधा रहित रूप से निकलती है, उनमें कोई अवरोध नहीं होता है, और दूसरा स्वरों की सहायता से ही व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है। अब आइए देखते हैं हिंदी में कौन कौन से स्वर हैं और इनकी संख्या कितनी है। यह भी सवाल पूछा जाता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे स्वरों की संख्या, लेकिन वहां से और हम जो बता रहे हैं उसमें अंतर है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं पर जाकर के बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। तो स्वरों में हिंदी के वर्णमाला में खासकर जो मानक हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वरों की कौन कौन सी संख्या मान्य है, किसको गिना गया है, उसको देखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हैं हिंदी के स्वर। कितने हो गए? इनकी संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी हिंदी में स्वरों की कुल संख्या है 11। 11 स्वर हिंदी में होते हैं। अब आप कहेंगे अंग अह ये कहाँ गया? बचपन में तो अंग अह भी आपने पढ़ा है।
ये जो अंग और अह है, इनको स्वरों की गणना में नहीं रखा गया, स्वरों की गणना में इनको नहीं रखा गया। ये वर्ण हैं लेकिन स्वरों की गणना में इनको नहीं रखा गया है। इनको क्या नाम दिया गया है? अयोगवाह। हिंदी के मानक वर्णमाला में अंग और अह, इनके लिए एक नया टर्म प्रयोग किया गया है, अयोगवाह। अयोगवाह। इसके बारे में डिटेल में हम इसके बाद पहले स्वर और व्यंजन पढ़ लेंगे, या स्वर पढ़ लेने के बाद हम इसको बताएंगे। ठीक है, अभी हम स्वरों के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। ये अंग अह को अभी आप दिमाग में रखिए, और अयोगवाह टर्म ध्यान में रखिए। अयोगवाह का मतलब क्या होता है, और अंग अह को क्यों स्वरों में नहीं रखा गया, क्यों व्यंजन में नहीं रखा गया, क्यों इसको अलग से कैटेगरी में रखा गया, इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। स्वरों का जो मोटा मोटा वर्गीकरण है वो दो वर्गीकरण है। एक तो क्या है, ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिनका उच्चारण करते समय उच्चारण अवधि बहुत ही अल्प होती है, इसको एक मात्रा कहते हैं। अत्यंत अल्प अवधि में जिन स्वरों का उच्चारण होता है, ये जो स्वरों का जो ये वर्गीकरण है, ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का दो वर्गीकरण किया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जो सबसे कम समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिसमें ज्यादा समय लगेगा उसको कहेंगे दीर्घ स्वर कहेंगे। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है? अ, ई, उ, री, ये चार हैं ह्रस्व स्वर। अ, ई, इसको बचपन में आपने पढ़ा होगा, छोटी ई, छोटा उ और री। तो अ, ई, उ, री। अब ये ई है और ये बड़ी ई, इसको ह्रस्व ई कहेंगे, इसको दीर्घ ई कहेंगे। ई, ई झटके से बोलेंगे ई, थोड़ा समय लगा उच्चारण में, और इसके बाद ई, यानी ई, इसके बोलने में जो उच्चारण होगा उसके डबल टाइम जो है ई के बोलने में लगेगा। जैसे दिन, दी न, और इसी का दूसरा रूप दीन, दिन, दीन। यहां पर ह्रस्व ई है तो द के साथ ई का उच्चारण जो है वो झटके से हो रहा है, कम समय में हो रहा है। और दीन, इसमें दीर्घ ई है तो इसके उच्चारण में जो है अधिक समय हम दे रहे हैं। तो ये इसका छोटा सा अंतर है, और इतना तो सभी जानते हैं। हमारा मेन उद्देश्य यहां ये बताना नहीं है, इसके आगे हमें सीखना है। ह्रस्व स्वर में अ, ई, अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर हैं। इसके बाद जितने भी बच जाते हैं वो सभी दीर्घ स्वर की कैटेगरी में आते हैं। बचा क्या? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, औ। दो, दो चार, दो छह, एक सात, यानी ये जो सात हैं, ये सात जो हैं दीर्घ स्वर हैं, और ये जो चार हैं ये कितने हैं? ये ह्रस्व स्वर हैं। तो चार और सात, चार स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और ये जो सात स्वर हैं ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो कुल 11 स्वर हिंदी वर्णमाला में मान्य हैं। तो स्वरों का ये जो वर्गीकरण हमने बताया, यह है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अब एक दूसरा इसको लिख लेते हैं, उच्चारण समय के आधार पर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यह है उत्पत्ति के आधार पर। स्वर, एक तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इसको हमने पढ़ा
ये जो विभाजन है, या यूं कहें कि ये जो टर्म है ह्रस्व और दीर्घ, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर बनाया गया है। अगला जो टर्म है मूल स्वर और व्युत्पन्न स्वर। अब ये परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर है या कौन सा मूल स्वर नहीं है, कौन सा व्युत्पन्न स्वर है, कौन सा व्युत्पन्न स्वर नहीं है। केवल टर्म का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये जो दो टर्म हैं, ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दिए गए हैं, लेकिन उसी को मूल स्वर और व्युत्पन्न स्वर, ये किसके आधार पर टर्म दिया गया है? उत्पत्ति के आधार पर, स्वरों की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो जितने भी मूल का मतलब क्या होता है? जो ओरिजिनल हो, जो दूसरे से मिल करके पैदा न हुआ हो, इसको कहते हैं मूल। तो मूल स्वर वे स्वर आएंगे जो अपने आप में ओरिजिनल हो, और व्युत्पन्न स्वर उनको कहेंगे जो मूल स्वरों से मिल करके पैदा हुए हों या मूल स्वरों के रूपांतरण से पैदा हुए हों, इसको कहेंगे व्युत्पन्न स्वर। तो जो हिंदी के जो ह्रस्व स्वर हैं वो सभी मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या इसमें आएंगे? ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। ये जो चार स्वर हैं ये आएंगे मूल स्वर के अंतर्गत। ये व्युत्पन्न स्वर नहीं है, ये मूल स्वर हैं। और बाकी जो स्वर हैं वो या तो इन्हीं स्वरों का रूपांतरण है या इनका दीर्घ रूप है, या इन स्वरों के आपसी संधियों से बने हुए हैं। जैसे अ, ये ह्रस्व है, इसी का रूपांतरण है आ। उच्चारण को, मुंह को थोड़ा हम अ कर दें, इसी को थोड़ा और खोल देते हैं तो आ का उच्चारण होता है, और साथ में अ के बोलने में जितना समय लगता है उससे डबल समय यानी समय हम बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो आ स्वर है वो क्या है? अ का रूपांतरण है। इसलिए आ को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न स्वर कहेंगे। ये मूल स्वर नहीं है, अ का रूपांतरण है, अ से ही पैदा हुआ स्वर है आ। इसी तरह से ई, ये जो ई जो है मूल स्वर है, और इसी ई के उच्चारण में लगने वाले समय को थोड़ा हम बढ़ा देते हैं तो दीर्घ ई बन जाती है। तो ये जो दीर्घ ई है ये भी क्या है? व्युत्पन्न स्वर है। और ह्रस्व ई जो है ये मूल स्वर है। उ जो है ये ह्रस्व उ है, ये मूल स्वर में गिना जाएगा, और इसी उ का उच्चारण थोड़ा हम बढ़ा देंगे उसमें लगने वाले समय को, तो क्या हो जाएगा? ये व्युत्पन्न स्वर हो जाएगा। इसके बाद री जो है, संस्कृत में री जो है वो दो होता है, एक ह्रस्व री और दीर्घ री। लेकिन हिंदी में चूंकि केवल ह्रस्व री वाले शब्दों का ही हिंदी में प्रयोग होता है तो दीर्घ री को जो है हटा दिया गया वर्णमाला में, तो अन्यथा इसका भी रूपांतरण होता। अब देखिए आगे जो स्वर हैं, ए कैसे बना है आप आगे संधि में पढ़ेंगे। संधि के जब नियम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। अ प्लस ई, इनको मिल करके बना है ए। अ और ई मिल करके क्या बनता है? ए। तो एक तरह से क्या है, ये अ और ई के संधि से बनने वाला स्वर है ए। उदाहरण के तौर पे आप संधि आप पढ़ते ही हैं, जैसे सुर और धन ईश, तो क्या बन जाता है? सुरेश, सुरेश बन जाता है। यानी यहां पर क्या है? अ और ई मिलकर ए बने हैं। तो इसी तरह से अन्य जितने भी वर्ण हैं वो दूसरे वर्णों से मिलके बने हैं, इसको संधि में हम बताएंगे। अभी आप यहां समझिए अ और ई मिलकर के ए बना, इसी तरह से अ और उ मिलकर के ओ बनेगा। अ और ए मिलकर के ए बनता है, अ और ओ मिलकर के औ बनता है। तो ये सभी इस तरह से देखेंगे कि जो मूल स्वर हैं उन्हीं के संधि से बन रहे हैं।
इनको थोड़ा विस्तार से हम संधि में बताएंगे। अभी आप ये जानिए कि बाकी जितने भी स्वर हैं, यानी जिनको हम दीर्घ स्वर की कैटेगरी में रखे हैं, वो सभी स्वर आपके व्युत्पन्न स्वर कहलाएंगे। तो अंतर कुछ नहीं है, जो ह्रस्व स्वर हैं वो सब क्या है, मूल स्वर हैं, और बाकी जितने भी स्वर हैं वो व्युत्पन्न स्वर हैं। अब इन व्युत्पन्न स्वरों में भी देखेंगे तो कुछ स्वर हैं जिनको गुण स्वर कहते हैं, और कुछ स्वरों को जो है वो वृद्धि स्वर कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया कि इनमें से कौन सा वृद्धि स्वर है, कौन सा गुण स्वर है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जितने भी व्युत्पन्न स्वर हैं या दीर्घ स्वर हैं, इन्हीं में से कुछ स्वर गुण स्वर कहलाते हैं और कुछ स्वर क्या हैं, वृद्धि स्वर कहलाते हैं। इसको भी देख लीजिए, आ ए ओ, ये आता है गुण स्वर के अंतर्गत आता है। इसके बाद वृद्धि स्वर, आ ए और औ, ये वृद्धि स्वर कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले हमने स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा। इसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 4, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। इसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या 7, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ औ, दोनों मिलाकर के कुल 11 स्वर हिंदी में है। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो इनके टर्म बदल जाते हैं। जो ह्रस्व स्वर है उसको अब यहां पर मूल स्वर कहेंगे। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जब देखेंगे तो जो ह्रस्व स्वर आपने पढ़ा था उसको मूल स्वर कहेंगे। मूल स्वर में क्या होते हैं, 4 स्वर आते हैं, ओ, ई, ह्रस्व उ और री, ये मूल स्वर हैं। इसके बाद व्युत्पन्न स्वर किसको कहते हैं, जो मूल स्वरों से उत्पन्न होते हैं या तो रूपांतरित होकर के या उनकी संधि होकर के। तो इनमें आते हैं आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ औ। इन व्युत्पन्न स्वरों में भी फिर 2 तरह के स्वर होते हैं। एक होता है गुण स्वर जिसमें आ, ए और ओ आते हैं, और एक होता है वृद्धि स्वर, इसमें आ, ए और औ आता है। आ जो है दोनों में कॉमन है, गुण स्वर में भी आता है और वृद्धि स्वर के अंतर्गत भी आता है। ये जो टर्म याद रखेंगे, वृद्धि स्वर और गुण स्वर, ये जो संधि जब पढ़ेंगे तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो वहां प्रत्यय संबंधी नियमों को जब बताएंगे तो वहां पर भी इस वृद्धि स्वर के टर्म की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि स्वर कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, वृद्धि किसका है, आ जो है, आ किसकी वृद्धि है, ये जो अ स्वर है उसकी वृद्धि है आ, अ का वृद्धि रूप है आ। इसी तरह से ई का वृद्धि रूप है ए, उ का वृद्धि रूप है औ। तो आज लाइट भी चली गई थी। आज के लिए बस इतना ही। आपने वर्ण देख लिया, वर्णमाला देख लिया और वर्णों का वर्गीकरण, स्वर व्यंजन। इसके बाद स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम व्यंजन के बारे में डिस्कस करेंगे।